वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 फरवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए इसके लिए महत्वपूर्ण उनके लिए खबर को कवर किया जा सके। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर सके। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में आप महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका लगातार आंसर देने का प्रयास करें, ताकि आप लोग एक इंटरनल डेवलपमेंट आप लोग के अंदर हो सके और एग्जाम के लिए तैयार हो सके। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है, अंडरलाइन पेपर का स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है, उसको आप ले सके। और आप युक्ति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन चलाते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आईओएस वर्जन एप्पल मोबाइल चलाते हैं उसके लिए आपको एप्पल स्टोर से भी आप युक्ति आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और है आप लोगों के लिए 69th बीपीएससी स्ट्रेटजी के लिए एक वीडियो अपलोड किया गया है, जो 69th या उसके बाद भी 70 या आगे के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर 68 बीपीएससी मेंस में कैसे रणनीति अपनानी चाहिए, सभी पर चर्चा आपको कल के वीडियो में की गई है। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आज के न्यूज़पेपर में देखिए, कवर पेज हमेशा सुंदर नहीं होता है और कवर पेज हमेशा प्रभावी नहीं होता। इसी का उदाहरण आपको दैनिक जागरण का आज पेपर देगा। देखिए, फर्स्ट पेपर में आपको ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कवर करता है। सभी पर पहले चर्चा हो चुकी है। कुछ राजनीतिक विवाद है, लगातार चीज़ों को लेकर चीज़ें की जाती है, उसी के संदर्भ में है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा। अब एक न्यूज़ यहाँ पर लास्ट का पेपर में जो अंदर के दो न्यूज़ को आप कवर करेंगे, जिसमें आपको है ना आने वाले एग्जाम में से वहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं या आपको आइडियाज़ डेवलप करना है इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, कोरोना काल में टीकाकरण से बचाई गई 34 लाख से अधिक जिंदगियां। इसके बारे में कुछ एक रिपोर्ट आया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, हीलिंग द इकोनॉमी द एटोमेटिंग द इकोनॉमी इम्पैक्ट ऑफ द इंडियाज वैक्सीनेशन एंड द रिलेटेड मेजर्स के संदर्भ में आया है। अर्थात कहने का मतलब है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिपोर्ट की गई है, कोरोना काल में कैसे भारत ने टीकाकरण अभियान को प्रभावी बनाकर बहुत से जो प्रभाव इसके थे उसको कम किए हैं। अर्थव्यवस्था में हो, सामाजिक में हो, और भी बहुत सी बातें की गई है, पर खास बातों को यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों को, ताकि एग्जाम की चीज़ों को कवर किया जा सके। यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट के बारे में बातें क्या की गई है। तो सबसे पहले सफल टीकाकरण अभियान की बात की गई है, इसे आप लोग को याद रखना है, जिसमें 34 लाख है ना जिंदगियां बचाई गई है। अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावा टीकाकरण और समय उठाए गए अन्य कदमों की वजह से देश में 18.3 अरब डॉलर नुकसान से भी बचाया जा सका है। ध्यान रखिएगा, ये तो टीकाकरण से 24 लाख लोग बचाए गए हैं, ठीक ना, जो बेमौत मारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश के 18.3 अरब रुपया ना अतिरिक्त बचाया गया है। ध्यान रखिएगा, नुकसान होने से बचाया गया है, नहीं अगर ये चीज़ें नहीं होती, टीकाकरण अभियान नहीं होता है, तो आपको और हमें इतने रुपये का लॉस हो जाता है हमारे देश को। क्यों? क्योंकि एक अम्ब्रेला योजना के तहत अभियान ये चल रहा था। इसके अननेसेसरी और भी बहुत से कार्य इसके साथ पूर्ति हुए, जैसे आपको वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है, कैसे लोगों को कम खर्च पर अधिक उत्पादन संसाधनों तक पहुंच विकसित करनी है। टारगेटेड योजना चलाया गया था, पीआईएल योजना चलाया गया था। तो ये सब चीज़ें इसी के संदर्भ में इर्द गिर्द देखने को मिला था। इसका कारण था कि हम टीकाकरण बेहतर तरीके से कर सके थे, क्वारंटाइन जो था वो किसी तरीके से हम लोग बेहतर कर सके थे, इसलिए इसका लाभ मिल सका। अब ध्यान रखिएगा,
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट पहले लॉकडाउन से लेकर टीकाकरण तक और इसके बीच कृषि, एमएसएमई, गरीब मजदूर और अन्य वर्गों के लिए समय समय पर जारी पैकेज के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको यह कदम उठाया। मैंने पहले भी आप लोग को बताया था विश्व बैंक के रिपोर्ट के बारे में। आईएमएफ ने इसकी चर्चा की है टीकाकरण के लिए। अन्य वैश्विक मंचों पर भारतीय टीकाकरण जो कोरोना में कराया गया था उसकी तारीफ की गई है, क्यों कि जितना संसाधन भारत के पास है उसका प्रबंधन उससे बेहतर किया है। विश्व की बड़ी बड़ी कम देश है ना जो स्वास्थ्य सेवाओं में आपको प्रथम स्थान पर आता है, उसने भी बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाया। टारगेटेड, मान लीजिए इतनी भीड़ में से अमर सर को ढूंढना और अमर सर को ले जाके टाइम टू टाइम टीका दिलवाना, ये बेहतर प्रबंधन का ही एग्जाम्पल था। या अपने आप को यहाँ रख लीजिए खुद को कि 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या में से ये अमर कहाँ है, अमर का लोकेशन कहाँ है, अमर किस समय अवेलेबल होगा, इसको किस समय टाइम देना और इस टीके को एक खास प्रतिनिधि ही देगा, इसके समय प्रबंधन के लिए जो टेक्निक अपनाई गई थी विश्व में विरले था। इतना बेहतर प्रबंधन अमेरिका तक में ही नहीं हुआ था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो सरकार का बेहतर कार्य होता है उसे बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को सामने रखनी चाहिए, हमें और हमारे समाज में और हमारे राजनीतिक दलों में। तो ध्यान रखिएगा। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है तो बहुत देश में बवाल है। आप आज लिख लीजिएगा, आज अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट के, सकारात्मक रिपोर्ट के बारे में कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी ऐसा जो सरकार के विरोध में काम करता है या बात करता है, उसका हक है, अपना बात कर रहा है, तो इस रिपोर्ट की चर्चा नहीं करेगा। देखिएगा, आप पूरा मीडिया छान लीजिएगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसकी खर्चा पानी नहीं चलता। सिंपल सा समझिए, सारे सरल शब्दों में। तो यहाँ सर आपको क्या करना है, एक एस्पिरेंट है तो एस्पिरेंट को अधिकतर पॉजिटिव बातों को ध्यान में रखना है। नेगेटिव बातों को, सरकार के फेवर में क्या सुधार हो सकते हैं उसके संदर्भ में बात करना है। आप किसी भी संदर्भ में नेगेटिव नहीं हो सकते। रीजन इसके पीछे कि आप सरकार के अंग बनने जाएंगे, तो सरकार के अंग बनने में कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, तो जिसको आपको एक चपरासी से लेकर आईएएस तक, सचिव लेवल तक के अधिकारी को इसको फॉलो करना होता है। रीजन इसके पीछे कि प्रशासनिक एकरूपता बनाई जा सके। यहाँ पर ध्यान यह रखना है, भारत कोरोना में पहली बार 175 दिन के पीक पर पहुंची थी, जबकि ध्यान रखिएगा रूस, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देश केवल 50 दिनों के भीतर पीक पर आ गए थे। देख रहे थे ना, जहां पर लगातार मौतों की संख्या पीक आवर जो बोला गया था, भारत में 150 दिन में आया था, सॉरी 175 दिन में, सोच के देखिए। और जो भी देश का नाम लिया मैं, 50 दिन में यहाँ पर पीक आवर, तो यहाँ पर मौतों की संख्या अधिक हुई थी, तो पीक आवर पर सबसे ज्यादा मौत की संख्या हुई थी ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कितने दिनों पर आया था, 175। ये कोई भारतीय संस्था तो नहीं दे रहा है ना, जहां पर आपको ये लगे कि सरकार के फेवर में आके बातें कर रहा होगा। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर, रिपोर्ट दिया है, रिसर्च किया है, इसलिए बहुत सी यूनिवर्सिटी आने वाले समय में ना आपदा प्रबंधन के संदर्भ में भारत को अपने सिलेबस में शामिल करेगा। ध्यान रखिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है, भारत के आपदा प्रबंधन को, आपदा प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से बहुत सी चीजों को कवर करता, तो आपदा प्रबंधन को क्या करेगा, अपने सिलेबस में शामिल करेगा, शोध रिसर्च करेगा, कैसे भारत इन समस्याओं को बेहतर प्रबंधन के साथ करता है, जबकि संसाधन इसके पास अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में सीमित है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज और, सफल टीकाकरण अभियान सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बचाई है, बल्कि इससे हमारे पास देश का 18.3 अरब डॉलर का नुकसान बच गया है, होने से बचाया गया है। तो ये बेहतर इसका सकारात्मक प्रभाव भारत के इस अभियान से, ध्यान रखिएगा, शुद्ध लाभ हुआ है कितना, 15.42 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो सोचिए, देखिएगा कितना है, बस एक टीकाकरण मात्र से कितनी चीजें साथ में अम्ब्रेला योजना के तहत प्राप्त होता है। अब कुछ टीके का आंकड़ा याद रखना है, लगभग 2020 करोड़, ध्यान रखिएगा 220 करोड़ से अधिक डोज लगाने में सफल रहा भारत, जिसमें से 97% एक डोज,
90% से अधिक लोगों को 2 डोज और 30% से अधिक लोगों को सतर्कता डोज दिया गया है। और भारत टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल अभियान कहा जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बातें की जा रही है। अब कोई भी भारतीय मीडिया जो सरकार के विरोध में बातें करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, प्लस कोई भी राजनेता देखिए जो सरकार के नीतियों के विरोध में बात करता है, नहीं इसके बारे में चर्चा करेगा, क्योंकि भारत से इसकी छवि बेहतर होगी ना। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, भले किसी को बुरा लग जाएगा, हमारे देश का इस स्थिति तक पहुंचने में कि हमें अपने चीज़ों को सभी विश्व के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो सोच के देखिएगा आपके आसपास जयचंद कौन है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन युद्ध मतदान से दूर रहा भारत की अपनी प्रतिबद्धता है, अपनी कुछ वैश्विक जिम्मेवारियां हैं जिसके संदर्भ में वो मतदान से दूर रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा बहुत लोग दूर है, ऐसा नहीं कि केवल भारत ही रहा, पाकिस्तान, चीन, भारत सहित 32 देश इससे दूर रहे, क्योंकि सभी के अपने हित है, राष्ट्रीय हित है, अंतर्राष्ट्रीय हित है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को रखना है कि पूछे कभी प्रश्न पीटी फैक्ट में तो बोल देना है कि भारत इससे दूर रहा। क्यों रहा दूर, ये पहले भी मैंने चर्चा किया है। रूस के यूक्रेन के मामले में किस तरह भारतीय नजरिया है, युद्ध समाप्ति की कामना भारत करता है पर न्यूट्रल होकर, ध्यान ये रखना है। 193 देशों की सदस्यता वाली सभा में प्रस्ताव जब आया तो 141 वोट पड़े, जबकि रूस, बेलारूस, सीरिया, उत्तर कोरिया सहित 7 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ जाकर विरोध वोट डाला है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में तो स्थितियां ऐसी है पर धरातल पर ग्राउंड लेवल कुछ और ही है। तो यहाँ पर मैं पहले भी बोला था कि ऐसी परिस्थिति बनानी चाहिए जिस पर इस प्रकार के प्रस्ताव आए तो संबद्ध देश जो भी हो वो है ना किस एक फाइनल स्टेज निर्णय ले सके कि हाँ उसका जो भी निर्णय आया उसको सहमति से लोग समझे और उसको पालन भी करें। पर ऐसा स्थिति नहीं होगा। युद्ध लगातार चल रहा है, 1 साल हो भी चुका है, अब 1 साल से अधिक समय गुजरेगा, ये कितने दिनों तक जाएगा। मैं आप लोगों को कल भी बताया था, ये वही स्थिति हो गया सांप छुछुंदरला कि न खा सकता है न निगल ही सकता है, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात होगी और एक स्वाभिमान की बात हो गई है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, स्थितियां कभी तो बदलेगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यूपीआई अन्य देशों के लिए भी हो सकता आदर्श। हाल ही में सिंगापुर के संदर्भ में बातें की गई थी जहां यूपीआई प्रणाली विकसित की गई है, लोग एक दूसरे से साथ दे सकते। ध्यान रखिएगा G20 के जरिए यूपीआई प्रणाली को और विकसित किया जाएगा, करने का प्रयास भारत सरकार का अगर सरकार अगर कर लेती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट इस वर्तमान सरकार की होगी। विश्व की सबसे मजबूत जो G20 देश है उसके साथ यूपीआई प्रणाली को विकसित करना, अगर ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा विकसित कर लेता है जहां पर लोग एक दूसरे के साथ यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने लगे, तो भारत के साथ साथ विश्व के जो G20 देश हैं जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं, कहीं ना कहीं हम एक नए दौर में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सरकार की मंशा है कि इसको हम थोड़ा सा प्रमोट करें और होना भी चाहिए। इस मंच पर अगर कुछ बातें होंगी कुछ तो निकलेगा ना, कुछ आशावादी बातें निकलेगी, तो वेट एंड वॉच करेंगे। सरकार का अगर ये काम कहीं सफल हो जाता है तो आप मानिएगा ये भारत के लिए एक ट्रम्प कार्ड के रूप में सिद्ध हो सकता है। ट्रम्प कार्ड याद करने का मतलब कि इसको हम है ना इस रूप में भुना सकते हैं जिससे हम वैश्विक नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं। अभी वीजा कार्ड आप देखते होंगे, मास्टर कार्ड देखते होंगे, ये पूरा वर्ल्ड में वाइड रूप से काम करता है। वर्ल्ड वाइड रूप से अगर हम यूपीआई को अगर प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड रूप से यह भी प्रमोट होगा। और जिस संदर्भ में ये बातें की जा रही इकोनॉमी के संदर्भ में बहुत इजी वे पर स्थानीय रुपये में लेन देन किया जा सकता है, जिसको थोड़ा सा हम लोग बेहतर तरीके से वेट एंड वॉच करेंगे। समझ जब आएगा, इस पर कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या बातें उभर कर आती है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल याद रखना है कि G20 जो सम्मेलन है उसमें इसकी पुरजोर से रखी जा रही बातें कि लोग इसे अपनाएं। अब नेक्स्ट है, गरीब देशों के वित्तीय संकट को हल करने में जुटा है भारत।
साथ ही साथ IMF और विश्व बैंक की बात यहाँ की गई है सीतारमन जी के द्वारा। कहीं ना कहीं कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि विकसित विकासशील जो देश है और अल्प विकसित देश है उसके बीच वित्तीय लेन देन के संदर्भ में जब भी बात की जाती है ना, तो वहां पर विश्व बैंक और IMF आता है। इसके बीच भारत कैसे स्थिति बनाए हुए है उसके संदर्भ में बातें चर्चा होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, इस सब के बारे में पहले भी चर्चा की जा चुकी है डिकोड सीरीज में, तो आप लोग जरूर देखे होंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि भारत आप देख रहे हो ना पाकिस्तान की हालत, उसमें अब IMF की बातें आ रही है, IMF उसे कर्ज देगा कुछ शर्तों के साथ, जो लोकतांत्रिककरण को बढ़ावा देने का बात करेगा, तो जाके इस प्रकार से उसके विपत्ति जो उससे कहीं चुनौतियों से बाहर निकलेगा। ध्यान रखिएगा जब भी दोनों संस्था की चर्चा होगी ना, कर्ज की बात होगी, कुछ शर्तों को लागू करना होता है। इनकी अपनी शर्त है, कुछ लिस्ट है, उस लिस्ट को है ना जब तक नहीं मानता है कोई देश, कर्ज इसको नहीं दिया जाता है किसी देश के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो उस लिस्ट के संदर्भ में बातें की जा रही है, कहीं ना कहीं आप लोग को ध्यान में रखना है। और देखिए भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिए सीतारमन जी के द्वारा क्या बातें की गई है। विकासशील देशों के लिए कर्ज प्रबंधन, अर्थात जो भी कर्ज दे रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट, कर्ज लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कर्ज को खर्च करना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कर्ज का प्रबंधन बेहतर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 10 रुपया ले रहे हैं, उस 10 रुपया का उपयोग हम किस सेक्टर में करेंगे जिसका आउटपुट हमें मिले। अब ऐसा नहीं कि हम 10 रुपया ले रहे हैं और 10 रुपया लेकर किसी कर्ज की पूर्ति, हम कर्ज का भरपाई कर रहे हैं ब्याज की, इसका आउटपुट जीरो होगा, जैसा पाकिस्तान लगातार करता है। अभी मैं उस पर रिसर्च आगे बात करूंगा कि पाकिस्तान में ऐसे क्यों बातें की जाती है। पर भारत जब भी कर्ज ले रहा है इधर कुछ, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, तो 10 रुपया लेता है तो उसका आउटपुट वो 15 से 20 रुपया कर रहा है। तो भारत के फेवर में विश्व बैंक या अर्थव्यवस्था का जो या IMF का जो पैसा आता है वो आउटपुट वाला इनकम देता है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहता है। इसी तरीके से बात की जा रही, कर्ज प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपसे कभी पूछेगा तो यह बातें आप लोग को ध्यान रखना है कि जब इस संदर्भ में बातें होंगी तो इसको ध्यान रखना, कर्ज प्रबंधन आपको याद रखना, उसके बारे में कुछ बातों को स्पष्ट करना है जो बातें बताई गई है। अब याद रखिए गरीब देशों के कर्ज में वर्ष 2021 के मुकाबले में 35% की वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है ये बातें। उसका कर्ज 62 अरब तक पहुंच गया है। यह देश के डिफॉल्टर, सोचिएगा देश के डिफॉल्टर के संदर्भ में चीजें याद रखिएगा, डिफॉल्टर साबित हो सकता है कोई देश इस प्रकार से जो कर्ज लगातार ले रहा है, इंगित कहीं पाकिस्तान के संदर्भ में ही है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बातें यहाँ रखना है कि गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे अगर वैश्विक इकोनॉमी का जल प्रबंधन बेहतर तरीके से कर्ज प्रबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा, वैश्विक है ना इकोनॉमी, गरीब देश नीचे चले जाएंगे, इसके बाद और भी स्थितियां बद से बदतर हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, कर्ज प्रबंधन की बात लगातार उठ रही है। नेक्स्ट है धनखड़ जी के द्वारा बोला गया सेवा विस्तार नहीं दिया तो विदेश में जाकर फैला रहे हैं भ्रम, या बहुत से चीजों को लेकर बातें की गई है। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि यह जो बातें हो रही थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के 68 दीक्षांत समारोह में हो रहा था, उनको संबोधित। यहाँ से PT फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति अर्थात कृषि अनुसंधान जो संस्थान परिषद है पूसा, उसके 61वें दीक्षांत समारोह का संबोधन किनके द्वारा किया गया, तो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के द्वारा किया गया। इसे थोड़ा याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है इस अवसर पर 10 किस्मों का विमोचन किया गया गेहूं का। इस गेहूं के फसल का थोड़ा सा नाम लिस्ट याद रखना है, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ देगा तो फिर आप फंस जाइएगा। बस एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, लिस्ट लिख लीजिएगा। जैसे HR कितना है 1654, HR 88 56, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। कुछ याद नाम रखना, जैसे पूसा ओजस्वी नाम दिया गया, पूसा जागृति नाम दिया गया है, पूसा हर्ष नाम दिया गया, पूसा अदिति नाम दिया गया, पूसा पौष्टिक नाम दिया गया है। ये सब क्या है आपको नाम भी दिया गया है। चने के कुछ किस्म है, थोड़ा सा एक सेकंड वेट कीजिएगा, ध्यान रखना है। चना का भी आपको दिया गया किस्म, तो उसे भी याद रखना है,
थोड़ा सा चावल के 2 किस्में, पूसा बासमती, पूसा सांभा, उससे भी याद रखना है। तो एक लिस्ट बना लेना है, ठीक ना। एक लिस्ट बनाकर आपको नाम लिख लेना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। लिस्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक ना। अब नाम लिख दीजिएगा, यहाँ गेहूं का कौन कौन है, ठीक है, चावल का कौन है और चना का कौन है। एक लिस्ट का सूची बना लीजिएगा और नाम उसको ऐड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप उसका यूज कर सकें, कभी भी बीटी फैक्ट हो तो आप लोग से छूटे नहीं प्रश्न, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि भारत के दौरे पर आए गुयाना के जो है उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव, तो थोड़ा सा पीटी फैक्ट इसे भी याद रखना है। ये सब प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर ही पूछा जाता है। अब भारत 180 वर्षों का इतिहास दोनों का साझा है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर भारत से ले जाए जाते थे या भारतीय उपनिवेश के तौर पर वहां पर भेजा जाता था मजदूर के तौर पर, वहां के मजदूरों को भारत में भेजा जाता था। तो अंग्रेज दोनों जगह थे, काम कर रहे थे औपनिवेशिक शासन में। तो एक मुझे आप प्रश्न का उत्तर बताइएगा, गिरमिटिया मजदूर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम किस संदर्भ में समझते हैं। भारत में से सबसे पहले गिरमिटिया मजदूर कहाँ भेजे गए, आपको पहले भी मैंने चर्चा किया, अगर याद होगा तो आप जरूर भेजिएगा लिख के। चलिए नेक्स्ट याद रखना है, विधायी गतिरोध नहीं, अपने व्यवहार पर गौर करे जनप्रतिनिधि। बिरला जी के द्वारा लगातार ये बातें बोली जाती है, वो आपको हाल ही में सांसदों का जो बैठक था उसमें भी बातें की गई हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो जयपुर में किया गया था सम्मेलन, उसमें भी बातें की गई थी, या खुले मंचों पर भी इनके द्वारा बार बार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि संसद जो है एक अखाड़ा ना होकर वाद संवाद का केंद्र बिंदु होना चाहिए। यह बात इनके संदर्भों से समझ में आता है और मैं भी इसी संदर्भ में बात करता हूँ लगातार आपको, कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वाद का प्रतिवाद अगर हो रहा है तो उसके लिए संवाद का एक कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए, पर यह इसका विलोपन कहीं ना कहीं या कम स्थिति देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, आपको इसके संदर्भ में बातें समझ लेनी, कुछ बातें नहीं है, पर बात वही किया गया है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर संसद के सत्र में चलता है लगातार। देखे है ना, आपको अडानी के मामले में संसद को पूरा बहिष्कृत कर दिया गया। देखिए वाद कीजिए, विवाद कीजिए, एक स्तर होना चाहिए उसका, इसको केवल एक मुद्दे को लेकर देश के सारे मुद्दे को है ना उस पर चर्चा न करना कहीं ना कहीं असंसदीय मान्यता के तौर पर देखी जानी चाहिए। और याद रखिएगा 2001 में सभी दलों द्वारा क्या किया गया था, क्या किया गया था, एक मेमोरेंडम तैयार किया गया था, एक सहमति की गई थी, जिसमें 2001 के सभी दलों के अध्यक्षों, मुख्यमंत्री और मुख्य सचेतकों, जो पार्टी के सचेतक होते, जो व्हिप जारी करते, वो तय किया था कि विधानमंडलों में राज्यपाल और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण, ध्यान रखिएगा, कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीटी फैक्ट के तौर यह कब तय किया गया था, तो 2001 में। ऐसा क्यों किया जाना जरूरी था, क्योंकि देखिए राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है राज्यपाल, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति। जब उनका अभिभाषण होता है तो देश में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, प्लस राज्य में एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि दल है ना दलगत नीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहा है, अर्थात एक सामूहिक दायित्व को निर्वहन करता है। इसलिए क्या है, एक लोकतांत्रिक मान्यताओं को विकसित किया जाए। उसके बहुत से मुद्दे पर वाद प्रतिवाद हो सकते हैं, पर खासकर अभिभाषण पर है ना क्या करना है, थोड़ा सा संयम बरतना, ऐसी बातें की गई। पर वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, दलगत राजनीति पुनः हावी हो गई है सभी जगह। अब इस बैठक का क्या मुख्य बिंदु था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी मुख्य बिंदु था इस सम्मेलन का, ये भी आपको याद रखना। ये सम्मेलन कहाँ हुआ, ये भी आप लोग को याद रखना, गंगटोक में हुआ है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा कि उत्तर पूर्व जो हमारा देश है उत्तर पूर्व जो है, उसमें किन किन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। जिन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनके विधानसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा में सीट कितनी है।
चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर आप लोग मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा जो है उसमें विधानमंडल के नियमानुसार अभी एक ही शिवसेना विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बोला गया। इनके तकनीकी शब्द को ध्यान रखना, आपसे कभी प्रश्न पूछ दे इंटरव्यू में, अब ध्यान रखिएगा ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, तकनीकी शब्द की भाषा समझनी है कि क्या वो बातें कह रहा है या उनके द्वारा किन संदर्भों की बात की गई है। देखिए चुनाव आयोग और आपको अभी न्यायालय में इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई है कि शिवसेना ही क्या कहते हैं आपको ओरिजिनल जो पुरानी शिवसेना शिंदे गुट है वो पुरानी शिवसेना को एग्जिट करेगा, उसका पूरा चुनाव चिन्ह या तो जो भी है उसके संदर्भ में पार्टी का नाम लेगा, उसका वारिस माना गया, बातें की गई है। पर यहाँ ध्यान रखिएगा कि विधानमंडल के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, नियमानुसार क्या बातें की गई है, राहुल नार्वेकर क्या बोलते हैं, यहाँ पर समझिएगा। और ये सभी देश में सभी जगह यह लागू होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए इनके द्वारा बोला गया महाराष्ट्र विधानसभा में सिर्फ एक ही शिवसेना दर्ज है जिसके 56 विधायक। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय संविधान की अनुसूची 10 में क्या कहा गया है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहले भी मैं इस पर चर्चा किया, जो बातें बताई गई दोबारा नहीं बताई जाती इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप लोग को बैसाखी नहीं देना है मुझे ना, याद रखना ताकि रिकॉल होता रहे। और ध्यान रखिएगा अनुसूची 10 के तहत महाराष्ट्र विधानसभा नियमानुसार ही चलूंगा। इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई पार्टी ऐसी है जो जीत के चुनाव आती है, मान लीजिए 100 विधानसभा वाली कोई पार्टी है, बहुमत इसका होगा 50+1, इसको बहुमत के संदर्भ में बातें करना है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद मान लीजिए पहले 65 पार्टी आपको विधायक इसके चुन के आए तो ये बहुमत वाला बन गया, मान के चलिए। तो दर्ज किस रूप से की गई है, मान लीजिए 17वीं विधानसभा चल रही है तो 17वीं विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, सबसे बड़ी पार्टी आपको मान लीजिए शिवसेना है, ठीक ना। अब इसका किसी कारणवश इसका टकराव, इसमें विवाद हो जाता है, ये पार्टी बिखर जाती है, फिर भी 17वीं विधानसभा के लिए कौन पार्टी सबसे बड़ी रहेगी, शिवसेना ही रहेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा इसके बीच में। अब इसके लिए जब तक शिवसेना के 2 गुट अर्थात जो आपको शिंदे जी का गुट है और जो उद्धव ठाकरे जी का गुट है, जब तक दोनों यह दावा नहीं करेंगे कि हमको फिर से रिऑर्गेनाइज कीजिए, तब तक विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा इसी प्रक्रिया को फॉलो करेगा, क्योंकि ये 10वीं अनुसूची में बातें की गई है। अब देखिएगा 288 वाले सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना सदस्यों की संख्या 56 है। नार्वेकर ने कहा कि राजनीतिक तौर पर, ध्यान रखिएगा राजनीतिक तौर पर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, राजनीतिक तौर पर विधानमंडल, राजनीतिक दल और विधानमंडल दल में फर्क समझना चाहिए आपको। अर्थात राजनीतिक पार्टी का चिन्ह कुछ और हो सकता है, पर विधानमंडल में दल जो आपको जीत कर आते हैं उसकी स्थिति आपको अंतर समझना होगा। आयोग ने फैसला राजनीतिक दल के संदर्भ में किया, लेकिन हमारे सामने विधानमंडल दल की यहाँ पर प्रश्न है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए सभी 56 विधायक एक ही दल के विधायक माने जाएंगे। यदि किसी कारणवश इस दल का सचेतक व्हिप जारी करता है तो उसे यह मानना सभी 56 विधायकों के लिए बाध्यता होगा। अगर इस बीच मान लीजिए कोई ऐसा हो जाता मुद्दा जहां पर व्हिप का कॉन्सेप्ट जारी था, जहां पर सचेतक, पार्टी का सचेतक जो होगा ना, जो व्हिप जारी करेगा किसी मुद्दे पर वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए, तो सभी जो 56 विधायक है जो शिंदे गुट में भी चले गए वो लोगों की बात भी हो रही है, वो मजबूरन आपको शिवसेना के संदर्भ में, जो पुरानी शिवसेना है पार्टी है अर्थात उद्धव गुट है, उनको है ना वोट देना होगा, उसके साथ वोट देना होगा। यह आपको संसदीय प्रक्रिया में शामिल है। अब क्योंकि अभी मेरे सामने अर्थात जो विधानमंडल के अध्यक्ष है विधानसभा के, उनको ध्यान रखिए अभी उनके सामने किसी भी अन्य गुट की ओर से पृथक गुट का दर्जा देने की मांग नहीं आई है। जब तक यह नहीं मांग आती है तब तक यही प्रक्रिया होगी। जैसे ही मांग आ जाएगी फिर यह जो विधानसभा अध्यक्ष वो मान्यता दे देंगे तो अपना सीट का वर्गीकरण हो जाएगा। उसके बाद शिवसेना अलग हो जाएगी, उद्धव गुट अलग हो जाएगा और शिंदे गुट अलग हो जाएगा।
तब जाके व्हिप जारी करेगा सचेतक, तो दोनों का अलग अलग व्हिप जारी होगा, ध्यान रखिएगा। अभी शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी अगर व्हिप जारी कर देती है तो 56 विधायक सभी को आपको वोट देना होगा उसी के पक्ष में। तो ये टर्मिनोलॉजी है, अर्थात राजनीतिक दल और विधानमंडल दल में फर्क क्या होता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जो यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। या आने वाले समय में जो भी इंटरव्यू देंगे बीपीएससी 67 इंटरव्यू होगा तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यही सब इंटरव्यू का पक्ष होता है। देखिए कल मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि समस्याओं को प्रारंभिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास नहीं करे तो आने वाले समय में नासुर बनेगा। तो अमृतपाल ने धमकी दे दी, सोच समझ के बयान दे डीजीपी। और डीजीपी अब थोड़ा छोटा पद थोड़ी होता है, बड़ा पद होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने कल जो बातें बोला था आप लोग को ध्यान रखना, वही आने वाले समय में आपको रिपीट होगा। जब किसी व्यक्ति विशेष को राज्य की संस्थाओं से उच्च दर्जा प्राप्त हो जाएगा ना, तो इसी प्रकार के बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी। हमारे देश में संघवादी प्रवृत्ति है, जिनका गठन हो चुका है, एक बार उसको टूटने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अलग खालिस्तान की मांग करना वैचारिक तौर पर, जैसे नक्सलवाद कभी हुआ करता था ना, मांग हम करेंगे, या तो गोरखालैंड की मांग होती थी, जिससे मैंने संघ और राज्यों के संदर्भ में टॉपिक जो पढ़ाया था उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, तो समझ में आएगा कि ये मांग जो है ना जायज नहीं है, नाजायज है। आपका वैचारिक तौर से कुछ भी रहेगा, भारत से आप अलग होने के लिए प्रतिबद्ध है ही नहीं। अब इसके लिए क्या होगा, क्लेश होगा, डिस्प्यूट होगा। तो उसको जब तक हम टेबल पर लाकर चीजों को नहीं सुलझाएंगे, युक्ति प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, समस्या का निदान नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति विशेष अमृतपाल यह बोलता है कि आपको खुली धमकी देगा, यहाँ बातें की गई है। तो ध्यान यह रखना है कि नासुर बनने में कोई समस्या देर नहीं लगता जब तक उसका समाधान बेहतर तरीके से नहीं करे। अब ऑस्ट्रेलिया में देखिए खालिस्तान वाले क्या कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके बाद वहां पर इंडिया के बारे में कुछ और भी अनैतिक बातें लिख रहे हैं। तो कोई संगठन इतना बड़ा कैसे हो सकता है, देश से बड़ा, ये सवाल सबसे सामने, और इसमें प्रत्येक भारतीय को इसमें साथ होना चाहिए। कुछ सिख भाई ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन नहीं करते, कुछ सिख भाई जो इस तरीके से अपने आप को ब्रेन वॉश, जैसे आपको सुनते होंगे ना इस्लामोफोबिया, जो ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के लोग भारत में भेजते हैं, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट इनके द्वारा अपनाया जाता है। तरीका बार बार वही दोहराया जाएगा, इसलिए इसका एक अस्थायी समाधान सरकार को ढूंढनी चाहिए। उनको या तो मुख्य धारा में लाना चाहिए, उनके चीजों को एक तरीके से, नहीं सख्ती के साथ इनका समाधान ढूंढना चाहिए। नहीं तो इस तरह क्या होगा, देश में ऐसे ऐसे बहुत से अब उठ जाएंगे मांग, जैसे सीमांचल भी मांग उठ जाएगा, विदर्भ भी उठ जाएगा, उसी तरह गोरखालैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपको अनगिनत जो लैंड की बात की जाती है अलग अलग निर्माण करने के लिए संप्रभुता को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा, समस्या उठने लगेगा। तो आने वाले समय में सरकार के लिए यह बहुत ही नासुर वाला काम करेगा। तो थोड़ा सा सही समय पर सही इलाज होना बहुत जरूरी है। अब देखिए वैचारिक रूप से कुछ भी हो सकता है उनके नजरिए से एक अलग राष्ट्र बनाना उनके नजर से बेहतर हो सकता है, पर एक संघ के रूप में कभी भी अलग होना हमारे लिए या किसी देश के, भारत के किसी भी देश के लिए वो सही नहीं रहेगा। इससे नहीं तो भारत के बहुत से छोटे छोटे पार्ट होने में देर नहीं लगेगा। और ऐसा भी इतना कमजोर भारत नहीं है, भारत की संस्थाएं इतनी कमजोर नहीं है, तो किसी के बोल देने मात्र से देश अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। हाँ, बहुत दिनों से नक्सलवाद भी तो ये बातें हो रहा है ना, पर वैचारिक रूप से धीरे धीरे लोग समान धारा में आ रहे, वैसे ये लोग भी आएंगे, वेट करना है कब आते हैं, बाकी चीजें आपको समझनी है। अब देखिए एक भाई साहब ये भी कर रहे हैं, मिसाइल परीक्षण की सूचनाएं लिख कर डीआरडीओ का अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। अब हनी ट्रैप किया गया था। हनी ट्रैप उसे कहते हैं कि कोई एक महिला को ढाल बनाकर, अब क्या करेगा, महिला प्रेम पास में या तो इस तरीके बहकी बातें करेंगे, यौन संबंध स्थापित करने के लिए प्रलोभित करेंगे, और उससे ना क्या करेंगे, अंदर की बातों को निकालने का प्रयास करेंगे। और भावनाओं में लोग, ठीक है ना, सात समुंदर पार कर जाता है,
ग्रह से प्रग्रह ही पहुंच जाता है, अर्थात पृथ्वी का वासी मंगल ग्रह भी पहुंच जाएगा, सूर्य का भी परिक्रमा कर लेगा भावनाओं में बहकर। तो ऐसी प्रवृत्ति में हनी ट्रैप किया जाता है, जो एक सिखाया गया तकनीक होता है महिलाओं को। और पाकिस्तानी महिला जासूसी कर रही थी, उपलब्ध कराया। देखिएगा यहाँ पर ओडिशा पुलिस के पूर्वांचल जो रेंज के आईजी हिमांशु लाल और बालेश्वर एसपी सागरिता नाथ ने शुक्रवार को बताया क्या कि जो भी आरोपित, उनका नाम अभी नहीं जारी किया गया है, कि बालेश्वर के चांदीपुर स्थित रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ के एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र में प्रस्थापित जो व्यक्ति है, वो क्या कर रहा, पाकिस्तानी महिला जासूस को भेज रहा था सूचनाएं। महिला जासूस से संबंधित जानकारी को सूचनाएं देने के एवज में यौन संबंध, मुंह मांगी रकम उपलब्ध कराने का प्रलोभन दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत एथिक्स किताबों में नहीं पढ़ी जाती, एथिक्स को धरातल पर रखा जाता है। क्या इस व्यक्ति विशेष को एथिक्स पढ़ के नहीं गया होगा? पढ़ाया गया होगा, मॉरलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी चीज पढ़ाया गया होगा। पर धरातल क्या हुआ? धरातल यौन संबंध और पैसा, मुंह मांगा रकम की जब बात आएगी, धरातल यही है। सारे एथिक्स, मॉरलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भारी भरकम शब्द आप सुनते हैं ना एथिक्स के पेपर में, वो धरी की धरी रह गई। ऐसा नहीं कि केवल इसी के संदर्भ में, बहुत से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस भी आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल जाएंगे, बहुत से व्यक्ति विशेष भी मिल जाएंगे। तो धरातल यही है। तो मैं बार बार बोलता हूं ना, किताबी ज्ञान से कहीं बेहतर होगा धरातल पर आपको उतरना, धरातल पर चीजों को संदर्भ में। अगर व्यक्ति अगर व्यक्ति से वस्तुनिष्ठ है, व्यक्ति से मजबूत है, अर्थात उसके अपने भावनाओं से मजबूत है, अपने व्यक्तित्व से मजबूत है, तो कितना भी यौन संबंध क्यों नहीं उसको देने का प्रलोभन कर दिया जाए, विश्व की सबसे सुंदर महिला से भी। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर सही है, सही दिशा में है, तो उसे नकार देगा। कितनी भी बड़ी महंगी रकम उसे क्यों नहीं ऑफर किया जाए, ये आपको नहीं करेगा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि किताब में क्या पढ़ाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि कोई व्यक्ति विशेष धरातल पर अपना आचरण कैसे रखा हुआ है। मान लीजिए बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं है, आचरण से शुद्ध है, आचरण व्यवहार से बेहतर है, तो उसमें और इसमें लाख अंतर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पर सोसाइटी क्या एडॉप्ट करती है? सोसाइटी इस व्यक्ति विशेष को तहज्जुब देती है। कारण केवल उस व्यक्ति विशेष का नहीं है, पद पर जो, मान लीजिए पद पर कैसे भी कुरूप व्यक्ति पहुंच जाए, कैसा भी नेचर का पहुंच जाए, पद में बहुत बड़ा है। मान लीजिए, अभी मैं प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए एन पराक्रम तरीके से देखते होंगे ना कि कोई पद पर, बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति, उसके व्यवहार आचरण से ऐसा लगता है कि महिलाओं का शोषण कर रहा है, पर समाज उसे ना डायरेक्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा के संदर्भ में आपको ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। पर गांव देहात शहर में आपको देख रहे पद और प्रतिष्ठा को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, अपने आचरण में आज तक उस पर दाग नहीं है, फिर भी उसको है ना, अगर वो सफल नहीं है तो उसको लोग क्या करते, सवालिया निशान करते। तो ये दोगलापन जो है ना सोसाइटी का, ये जो दोहरी रणनीति है, यही इस सब डिस्प्यूट का क्षेत्र बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इस रेंज में PXI और ITR रेंज जो है, वहां पर विभिन्न हथियार, रॉकेट, मिसाइल आदि सामरिक महत्व के प्रशिक्षण किए जाते हैं, जो ये देश के रक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण, सुरक्षित और संवेदनशील स्तर है। अब देखिए, इसमें 11 अधिकारी थे जांच के दायरे में, ध्यान रखिएगा 11 अधिकारियों को जांच के दायरे में रखा गया था। अब इसको थोड़ा सा, इस पर बातें चल रही हैं, अब इसका रिजल्ट जो आउटपुट आएगा उस पर हम फिर बात करेंगे। पर ध्यान यह रखना, हनी ट्रैप कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। हनी ट्रैप क्या होता है, हनी ट्रैप के कुछ हालिया उदाहरण आप लोग दीजिएगा। तो क्वेश्चन में बताइएगा हनी ट्रैप के हालिया कुछ उदाहरण आपके सामने कौन कौन सा है, जिस पर मैंने पहले भी कवर किया है, तो थोड़ा सा याद रखना है। तो हनी ट्रैप कॉन्सेप्ट के संदर्भ में आपकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीटी फैक्ट। याद रखिएगा, काशी की तरह अयोध्या, मथुरा, वृंदावन भी शुरू होगा जल परिवहन। तो लक्ष्य रखा गया है, तो केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये चीजें बढ़ाई जाएगी। 111 नए जल मार्ग चिन्हित कर चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 2-3 चीजें मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में। जल मार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसकी कुल दूरी कितनी है? तो 1 से लेकर 5 तक जलमार्ग जो है
उसकी कुल दूरी कितनी है और वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, कम से कम आप याद रखिएगा, ये कहीं भी काम देगा आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर 1440 स्तंभ का होगा, नहीं लगेगी एक भी कील, अहमदाबाद में बनने जा रहा है। तो थोड़ा सा इसके संदर्भ में पीटी फैक्ट याद रखना है। ऐसी कलाकृति बनाई जा रही है जिसमें एक भी कील नहीं ठोकी जाएगी। तो देखिए आने वाले इंजीनियरिंग के लिए, भारतीय इंजीनियरिंग के लिए एक रोड मैप हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करना, आपने आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में जानकारी हासिल रखनी है, ताकि है ना चीज़ें है ना आप भारत के संस्कृति, कला संस्कृति को प्रमोट कर सके, कहीं भी बातें पूछी जाए इसके संदर्भ में बताई जा सके। तो अभी बन के तैयार होगा, 26 तक बनने की संभावना। उससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी की बात भी की जा चुकी है, तो जहां पर 300 फीट की ऊंचाई पर बनेगी मूविंग गैलरी, जहां से अहमदाबाद का भव्य नज़ारा देखा जा सकेगा। ये सब चीज़ें, तो आपको थोड़ा सा इस सब पर एक्टिव रहना है। अब देखिए एक और छोटे छोटे कस्बे भी, गाँव में भी वायु प्रदूषण की चपेट में है। तो यह एक आप लोगों को क्या करना है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा नीरी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। याद अगर होगा कि दिल्ली के संदर्भ में जब जलवायु प्रदूषण हो रहा था, वायु प्रदूषण हो रहा था, वहाँ पर नीरी की मैंने चर्चा की थी। तो कितने लोगों को याद है नीरी, थोड़ा सा एक बार फिर से क्या करेंगे, नीरी के संबंध में कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देंगे। नीरी क्या है, नीरी की स्थापना कब हुई है, नीरी किस संदर्भ में काम करता है, और नीरी वायु गुणवत्ता के लिए कौन कौन से मानक तय किए हुए हैं, है ना। PM10 है, PM2.5 है। प्रदूषक मानता है किन्हें, किन किन तत्वों को प्रदूषक मानता है नीरी के द्वारा, तो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा मुझे। चलिए उसके बाद राष्ट्रीय स्वाभिमान और संप्रभुता को चुनौती दिया है। तो यही जो बातें आपको दी गई है, ध्यान रखिएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, मैंने आपको क्या बोला था, थोड़ा सा नेगेटिव बातें की गई है तो देश में बवाल है, और कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ नहीं, शांत आपको कल से मिल रहा होगा, कुछ भी इस पर चर्चा नहीं हो रही होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केवल प्रधानमंत्री के पद पर प्रधानमंत्री का नाम लेने मात्र से नहीं होता, यह पद के संदर्भ में स्वाभिमान और राष्ट्र की है ना संप्रभुता को चुनौती देने वाला प्रश्न है। जिस व्यक्ति विशेष ने रिपोर्ट जारी करवाया, जिसका व्यक्तित्व ही प्रश्न चिन्ह में है, वो अगर कोई किसी व्यक्ति विशेष पर रिपोर्ट जारी करवा रहा है तो यह सवालिया निशान बनता है। और ध्यान रखिएगा कांग्रेस को भी इसके संदर्भ में सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं, जिसको इसने डसा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने, उसके संदर्भ में आपको उसके रिपोर्ट को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा इसने कैसे ब्लैकआउट या तो और भी चीज़ें करने का प्रयास किया है, और कैसे इसने ब्लैकमेलिंग की थ्योरी अपनाई है, जिससे ना वो कंपनियां डूब तक गई है। तो भारत का ये कंपनी है ना, इनको समझ में नहीं आता, ये विदेशी कंपनी तो है नहीं कि जो समझ में आएगा कि उनके रिपोर्ट मात्र से इसकी साख गिर जाएगी। कुछ नहीं हुआ, फिर इसके आपको शेयर में मार्केट में जाके देखिएगा इसके शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये सब चोचले ना विदेशी कंट्रियों में बहुत अच्छा लगता है, भारतीय भूमि पर अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी यहाँ का विदेश भारतीय इसके संदर्भ में बात कर ले, यहाँ पर नहीं होने वाला है। पहले भी मैंने आप लोग बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि किसी रिपोर्ट से ना भारत की वस्तु स्थिति को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक मान्यताओं में भारत का जो समूहीकरण किया गया वो कहीं विरले मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को ध्यान में रखना है। और सोरेस ने कहा, हिंडनबर्ग, यहाँ पर देखिए, मोदी को लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक नेता बताते हुए सोरेस जो थे, ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन के संदर्भ में बातें की जा रही है, उनके द्वारा कहा गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट है भारतीय प्रधानमंत्री को देश की संसद और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का जवाब देने होंगे, जो कि मोदी को कमजोर करेंगे। इससे पहले भारत के लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तय होगा। सोरेस क्या है, सोरोस का कथन केवल मोदी ही नहीं बल्कि भारत की उस विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रहार है जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। ध्यान यह रखिएगा, इसका मतलब हिंडनबर्ग रिपोर्ट यह बोल रहा है कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं उसके संदर्भ में चीजें ध्यान रखिएगा। तो विश्वसनीयता, लोकतांत्रिक संदर्भ में बातें की जा रही, कहीं ना कहीं यह दावा हमला समझा जाए, इसके संदर्भ में बातें की गई है।
तो यहाँ पर दो तीन चीजें इनके बारे में पहले भी मैंने बताया था, कैसे यह यहाँ पर मोदी को और लोकतांत्रिक बताना उतना ही हास्यास्पद है जितना सोरोस को लोकतंत्र का संरक्षक। ध्यान रखिएगा, मोदी ने तो किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की कृपा से और न ही तख्ता पलटकर देश का सत्ता हथियाई है। यह विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र प्रक्रिया में भारी बहुमत से 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो वो देश के वक्ता हम लोग को ये समझाते हैं ना कि लोकतंत्र क्या है, ठीक ना। यहीं पर सारे सवाल जवाब समाप्त हो जाते हैं कि अगर भारत के लोगों को, भारत के राजनेताओं को या भारतीय संसद को, भारतीय पर्यावरण को यह समझाने चाहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो सबसे बड़ा भूल वो लोग करते हैं कि जब उन्होंने कपड़ा पहनना नहीं सीखा था ना, लंगोट जिसको हम लोग बोलते हैं कपड़े, उस समय भारतीय पर्यावरण में, भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र की भावनाएं थी। आप वजीर संघ को उठा के देखिएगा, ठीक ना। हमारे यहाँ राजतंत्र भी था, राजतंत्र भी था। तो किस प्रकार का राजतंत्र था? राजतंत्र किस प्रकार का? लोक कल्याणकारी राजतंत्र का था कि राजतंत्र का प्रमुख तो राजा जरूर होता था, पर उसका उद्देश्य क्या होता था? जन कल्याण करना, जो विश्व के किसी भी समुदाय में यह देखने को नहीं मिलता था। जो भी देश था वो अपना राजा पहले सर्वोपरि हित देखता था। वहां पर इस प्रकार के लौकिक अलौकिक संदर्भ में चीजें नहीं की जाती। वो किसी भी विश्व का आप इतिहास उलट के देखिएगा, बिरले ही एक दो मिल जाएगा आपको चीजें समझ। हमारा देश इतिहास ये नहीं बोलता है कि अशोक क्या किए थे। आप लोगों को पता ना, कत्ले आम कर रहे थे, उनके पास ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको तुरंत शांति के मार्ग में स्थापित हो। कोई इसका बिरला आपको मिलेगा। और ये सब लोग हम लोग को लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा या दायित्व का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें आप समझिएगा, जो सामने है ना वही सत्य नहीं है, और जो सत्य है वही निराचर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। भारत को है ना, भारत की तरक्की है ना, बहुत से लोगों को है ना खटक रहा है कि भारत कैसे इतना बेहतर तरीके से चीजें ना बदलाव लाया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात कर ले। आप है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार देखिएगा, कहीं भी जाके, रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, मोनूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, या बड़े बड़े मूर्तियां बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिएगा, आईटी क्षेत्र को, एआई पार्ट को देखिएगा। ये सब देखने के बाद आपको समझ में आएगा ना ये सब का दर्द कहाँ है। तो ये सब रिपोर्ट आपको लगातार देखने को मिलेगा, इसके लिए तैयार रहिए। अब किसी देश को समझ ही नहीं आ रहा कि विश्व का दूसरा व्यक्ति है ना, सबसे अमीर व्यक्ति भारत से आ गया है। अब इसके लिए इन के इन प्राकृतिक चीजें होंगी, इनको कभी खटकेगा नहीं। इन लोगों को लगता है कि है ना विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपको है ना इन्हीं देशों के पास होना चाहिए, यूरोपियन कंट्रियों के पास होना चाहिए, जो पश्चिम के देश उनके पास होना, विश्व के सबसे वैज्ञानिक तौर पर इनके पास ही होना चाहिए, विश्व का सबसे प्रबुद्ध जो आपको जो रो है उन्हीं के पास होना चाहिए, सबसे अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा इकोनॉमी उन्हीं के पास होना चाहिए। पर यह पश्चिम के देशों में ना, और खासकर जो भारत और उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश कंट्री है, अगर यहाँ से कोई दो देशों से निकल के आ गया ना, इनके पेट में है ना दर्द उठ जाता है। सीधा से एक लाइन में जानिएगा, और ये बात पहले से भी है। नहीं तो आप मान के चलिए कि जो आपको कोपरनिकस ने दिया कॉन्सेप्ट, उससे पहले भारतीय ग्रंथों में इसकी चर्चा है। तो भारतीय ग्रंथों को आज तक इसको प्रोवाइड नहीं किया गया कि नहीं, चलो थोड़ा सा हम इसको क्या कहते हैं, एक बार बोल भी देते हैं कि भारतीय ग्रंथों में बातें की गई थी कि कोपरनिकस जो थ्योरी देता है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। उसके बाद याद रखिएगा, आप जो सर्जरी करते हैं, सर्जरी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण मिल जाएंगे, भारतीय ग्रंथों से निकल के बाहर गया है, ठीक ना। तो भी क्या करता है कि अपना येलो उल्लू सीधा करते हैं भारतीय ग्रंथों को कहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा ना। जब आप प्रमोट कर दीजिएगा या मान लीजिएगा, तो सारे विश्व के सारे जो मीडिया है, सारे जो अदृश्य शक्तियां क्या आएंगी, भारत की ओर जानना चाहेगी, सीखना चाहेगी। तो समझिएगा यहाँ पर चीजें आपको, यहाँ पर कि भारत की संप्रभुता, भारत की जो स्वाभिमान है, वह हमेशा ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर कुछ जयचंदों की कमी नहीं है। लगातार यह जयचंदों क्या करते हैं,
सपोर्ट करते हैं। ये भारतीय इतिहास का है कि भारतीय जयचंद कैसे आपको आए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, तो थोड़ा सा याद रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बात करनी है। अब पाकिस्तान का आर्थिक संकट से जुड़े हैं सबक जो भी है पाकिस्तान के संदर्भ में, पड़ोसी हमारा है, कुछ आंकड़ों को ध्यान रखना है क्या कि जो आंकड़े उसको क्या बता रहे हैं, आने वाले समय में उसकी क्या होने वाली है। अगर अभी भी वो लोग संभल के नहीं चला, आरोप प्रत्यारोप के दौर समाप्त नहीं किए, तो समस्या और भी विकट हो जाएगा। वो पड़ोसी के साथ साथ हमारे लिए भी सिर का दर्द हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करना। और हाल ही में देखिए भारत सरकार को, अब देखिए बात है ना, जब मानवता के स्तर पर आ जाए ना बात, मानवता के स्तर पर, तो सरकारों को भी चाहिए कि है ना, सरकारों को भी चाहिए कि अपनी हठ धर्मिता समाप्त करें। वो पाकिस्तान सरकार की भी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, भारत सरकार की। हठ धर्मिता कहने का मतलब वो उस प्रकार का नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है कि हठ धर्मिता है नेगेटिव सेंस में, या पॉजिटिव सेंस में चीजें समझनी है कि कुछ चीजें हैं ना, आपका सरकार सरकार से विवाद हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति से विवाद नहीं होना चाहिए। कि विश्व का जो प्रकृति का सबसे अनमोल धरोहर मानव है, मानव प्रकृति है, उसको थोड़ा संरक्षित करने की जरूरत है। देखिए ध्यान यहाँ रखें, यहाँ पर देखिए आटे चावल का दाम है ना वहाँ पर 250 से ऊपर हो गया है। अब गरीब, देखिए इसमें असर किसको प्रभाव पड़ेगा, अमीर को नहीं पड़ेगा। अमीर कभी भी नहीं मरता है, गरीब से लोग मरते हैं। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि एन केन पराक्रम तरीके से ना इस वर्ग के लोगों को बचाना चाहिए। रीजन मैं भी इसका सपोर्ट करूंगा। रीजन इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान का व्यक्ति है, इसलिए कि वो है ना एक प्रकृति का है ना, प्रकृति का एक मानव स्वरूप, प्रकृति का निर्माण किया हुआ एक विषय है जिस पर है ना सभी को मानवतावादी रूप से सहयोग करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के है ना हद से बाहर जा रहा है। अगर इसको 2 से 3 महीने में कंट्रोल नहीं किया गया ना, तो विश्व के लिए यह समस्या उत्पन्न कर देगा। रीजन इसके पीछे यह है कि लगातार वहां मौतें शुरू हो जाएंगी। अगर खाने के लिए सामान नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे। अब सोच के देखिए, जहाँ पर आय नहीं है, अब 250 रुपये आटे का दाम हो चुका है, जो सबसे नेसेसरी वर्क है, चावल है, नेसेसरी फूड्स है, जो खाने के बाद ही लोग जीवित रहते हैं। यहाँ पर तो पौष्टिक आहार की बात ही नहीं हो रही है अभी। तो इसके लिए समझ के भारत और भारत को एक ग्रुप बनाना चाहिए। अगर नहीं भी मांग रहा है तो इन केन पराक्रम तरीके से उसको दूसरे के रास्ते से पहुंचाइए। ये हठ धर्मी है, पागल है पाकिस्तान के शासक प्रशासक। जनता कभी भी अपने शासकों को तभी तक बर्दाश्त करती है जब उसके बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो जाती है। और इस स्थिति में मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर अभी पाकिस्तान के शासक लोग हैं ना सपोर्ट नहीं करते भारतीय पाकिस्तानी जनता को ना, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। जहां जाएंगे इरमान खान, जहां जाएंगे बावजा या तो जो भी सेना प्रमुख होगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगी। रीजन उसके पीछे है, भूख से बड़ा कोई है ना विरोधी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो चाहिए कि हमें भी IMF के तौर पर या तो और भी संगठन के तौर पर हमें ना बैकडोर से इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। और ये लगातार भारत से भी धीरे धीरे मांग उठने लगी है और हमें भी इसको चाहिए। पर आंकड़े देखिएगा, उसके बाद इसका आप लोग भी आकलन कीजिएगा क्या यह स्थिति है या नहीं है, या मैं बस भावनाओं में बह रहा हूँ। थोड़ा सा देखिएगा। देखिए 25 वर्षों में पाकिस्तान कर्ज 3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये से बढ़कर आपको 2022 में ध्यान रखिएगा 62.5 लाख करोड़ रुपया हो गया है। सोचिएगा, ये आंकड़ा भी जो सीतारमन जी 62 करोड़ बोल रही थी ना, 62 लाख करोड़ का जो IMF के बारे में बोली, इन्हीं के संदर्भ में बातें हो रही थी। तो कर्ज प्रबंधन के लिए बात IMF में की गई थी, बातें यहाँ भी आपको लागू होती। पिछले 25 वर्षों में सरकारी कर्ज 14% की दर से बढ़ रहा है, जबकि GDP पाकिस्तान का 3% की दर से। तो सोच के देखिए 9% से क्या है अतिरिक्त बोझ यहाँ पर लगातार प्रत्येक वर्ष इस पर ऐड हो रहा है पाकिस्तान पर, अर्थात पाकिस्तान की जनता पर। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है। और कुछ आंकड़े याद रखना है। कर्ज पर ब्याज और वापसी की देनदारी 5.2 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गई है, जो भारत के सरकार के कुल आमदनी से कहीं अधिक है। पाकिस्तान सरकार की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आंकड़े याद रखिएगा कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, तो जाके आपको चीजें समझ में आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दरवाजा खटखटाया चुका है। IMF का कहना है कि शर्तों को मानने पर ही कर्ज दे सकता है। IMF की शर्त है कि पाकिस्तान
17,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कराधान का प्रावधान करे। डीजल पर अतिरिक्त लेवी लगाने का आईएमएफ की शर्त है, क्योंकि आईएमएफ इसी तरह नियंत्रण स्थापित करता है और कर्ज देगा। तो चीजें चलिए आईएमएफ के नियम कंट्रोल से सही है, कम से कम खाद्य सामग्री के लिए बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास किया जाए। फूड कॉर्पोरेशन आपका जो वर्ल्ड का है आईएफओ, उसके द्वारा, और भी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उसके माध्यम से। अब चाहिए कि सरकार को कूटनीतिक तौर से अलग हटकर मानवीय व्यवहार अपनाना। जब हम तुर्की जैसे राष्ट्र को सपोर्ट कर सकते हैं आपातकाल में, जब वहाँ भूकंप आया, तो ये तो पाकिस्तान है, कभी रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते हैं, फिर हम कभी लड़ लेंगे इससे, कभी 2-4 हाथ फिर से हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तानी लोग भी अगर ये वीडियो सुन रहे होंगे, अपनी सरकार पर दबाव बनाइए, भारत को एंट्री करवाइए अपने मामले में, बहुत से रास्ते खुल जाएंगे स्वयं में। आईएमएफ भी आपको कुछ दबाव कम करेगा, वर्ल्ड बैंक भी दबाव कम करेगा, विश्व के अन्य जो अदृश्य शक्तियां हैं आपको सपोर्ट करेंगी। बस भारत को एंट्री अपने इस मामले में करवाइए। भारत वो राष्ट्र बन चुका है जहां पर केवल मात्र उसके शामिल होने जाने से है ना दबाव बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा सभी लोग। कोई अगर लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को, तो अच्छे तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान तक ये बात पहुंचा दीजिएगा, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। केवल अपने मामले में भारत को एंट्री करवा दीजिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में दबाव क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विकसित लोकतंत्र और जो लगातार समृद्धि पा रहा है, उस देश की एंट्री यहाँ होने वाली है। तो दबाव जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होगा ना, अतिरिक्त होगा, कुछ शर्तें कम की जाएंगी, अदृश्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करेंगी, और भी भारत उसके लिए आपको रिबेट्स दिलवा सकता है। बाकी यहाँ पर शासक प्रशासक बाद में लड़ते रहिएगा, फिर आइएगा, 2-4 हाथ हम लोग फिर से होंगे, क्योंकि आप लोग हमारे जो बातें मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा टोन में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जन्म के साथ ही हमसे लड़ना शुरू कर दिए थे। अगर आप हमारे साथ चलते ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप है ना विश्व का सबसे समृद्ध महाद्वीप होता। जो उपमहाद्वीप जो कॉन्सेप्ट है ना, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप सबसे समृद्ध उपमहाद्वीप होता। अगर हमारे साथ केवल इस संदर्भ में चलते, सपोर्टिव नेचर के संदर्भ में चलते। अब वहाँ के इतिहास को बदलने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तानी लोग जो भी है, अपने प्रशासक से प्रश्न चिन्ह कीजिए कि इतिहास में हमें गलत क्यों पढ़ाया गया है। अगर आप ये सवाल करने लगते हैं, तो ये सब जो नेता आप लोग के हैं ना, जो आपको अंदर से खोखले कर दिए हैं वैचारिक रूप से, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं आप कहीं और होते, हमारे साथ खड़े होते और एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर हम लोग गिने जाते। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखना है। थोड़ा सा चीन पाकिस्तान गलियारा की भी बात कर ले। अब लगातार रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संदर्भ में बातें की जाती है, तो कर्ज कैसे उस पर पाकिस्तान एक विरले उदाहरण देता है। इसी के लिए मैं इसको कभी कभी लगता है ना, अगर वहाँ के शासक अगर मुझे बैठा के पीटने का मन करता, तो सभी शासकों को एक लाइन में बैठाता, उसको पकड़ के कान पकड़ के पीटता। अब बोलता तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए अपने जनता के लिए। और वहाँ की भी जनता, कुछ जनता ऐसी है कि इन पराक्रम तरीके से आप चीज़ों को अपनी संप्रभुता किसी दूसरे देश को कैसे दे सकते हैं। सभी चीज़ कीजिए, बिजनेस कीजिए, आप आयात निर्यात कीजिए, सुविधाओं को लीज पर लीजिए, बहुत सारे काम कीजिए, अपनी संप्रभुता कम से कम नहीं दीजिए। नहीं तो कोई देश आपको है ना क्या करेगा। अब अमेरिकी के संदर्भ में आप संप्रभुता अपने दाव पर दे देते, जाइए अब मेरी भूमि को आप उपयोग कीजिए। क्यों करने दूंगा मैं अपनी भूमि को किसी अन्य राष्ट्र के। अब अमेरिका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, इसका सारा बेस कहाँ बनेगा, पाकिस्तान के कैंप पर बनेगा। आपने उस भूमि की संप्रभुता दे दी इसलिए कि कुछ पैसे दे दिए, और वहाँ की जनता भी, मूर्ख जनता भी क्या कहती है कि कुछ पैसे के लालच में क्या करता है, सपोर्ट कर देता है। विरोध करो, कैसे तुम कर दो, भारत में आए तो कल ही विरोध शुरू हो जाएगा। मोदी जी करवाए तो, या कोई कांग्रेस का पार्टी का करवाओ लीज पर अमेरिका की भूमि को दो कुछ दिन के लिए, कि हमको क्या करना है, हमको बांग्लादेश पर हमला करना है, हमको क्या करना है, सिंगापुर पर हमला करना है, हमको श्रीलंका पर हमला करना है। आके करके तो देखे, जनता मार मार के ठीक कर देगी। तो ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए सभी राष्ट्रों में कि जनता से देश बनता है, ठीक ना, देश से जनता नहीं होता है।
जनता का जैसा स्वभाव होगा, जनता का जैसा नेचर होगा, जनता का जैसा बिहेवियर होगा, राष्ट्र का वैसा बिहेवियर होगा, वैसा अस्तित्व होगा। यहाँ पर ध्यान देना, संप्रभुता का प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। कुछ बातें याद रखिएगा। यहाँ पर विनिमय दर, खरीद बिक्री का जो दर है, आपको प्रति अमेरिकी डॉलर कितना रुपया, 261 रुपया है। पाकिस्तान चीन का इतना ही ऋणी है। 27 अरब अमेरिकी डॉलर द्विपक्षीय ऋण है, लगभग 23 अरब अमेरिकी डॉलर चीनी ऋण है। तो देखिए कितना कर्ज है, आपके महानुभाव सब करवा चुके हैं। यह स्थितियां बद से बदतर हो जाएगी, अर्थात कुल विदेशी कर्ज कितना है, 126.3 अरब डॉलर का है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। पाकिस्तान की कुछ भौगोलिक सार्वजनिक ऋण देनदारियां लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। अब यहाँ के बाद आंकड़े जो दे दिया है, यह कहीं भी पाकिस्तान को अगले 2 से 3 महीने में उसके नब्ज तक को तोड़ देगा। जो भी उसके यहाँ समझ में आ रहा है ना कि हम यहाँ से मजबूत हो सकते हैं, यहाँ से रिकवर हो सकते हैं, अगर ये आंकड़े और भी बढ़े ना तो 2 से 3 महीना में पाकिस्तान का अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। इसको कैसे सर्वाइवल कराए सारे विश्व के लिए, अभी भी समय है 2 से 3 महीने का। तो ध्यान रखना है, विश्व समुदाय को इसके लिए सपोर्ट करना है। मान लीजिए कोई भी विश्व का कोई भी एक क्षेत्र अशांत होता है ना, तो उसके आसपास के देश अशांत होंगे, पूरी व्यवस्थाएं अशांत होंगी और अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके बाद जो पड़ोसी देश का समस्या तो हो ही जाएगा, विश्व के लिए भी एक समस्या होगा, बाद यूएन के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगा, जितनी भी संगठन है इसके लिए समस्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आतंकवाद जैसे भी गुट लोग काम करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर इसका लाभ लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक अलग यहाँ पर क्षेत्र डेवलप हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं लास्ट में मानवता के लिए खतरा होगा। लोग मार काट पर उतरेंगे। तो ये समस्या क्या है, इतने हल्के में लेने वाली नहीं है। जल्द से जल्द जो आपको है ना, इसके लिए कमांड किसी और को देने की जरूरत है। अब ध्यान यह रखिएगा, पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद का 393.7% देनदारियां हैं। ध्यान रखिएगा, कर्ज। भारत के साथ प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तान सरकार रक्षा जो क्षेत्र आवश्यकता से खर्च अधिक कर रहा है, जो ये चीजें आपको करनी है। और शुरू से जानता है विश्व की इंडिया कभी भी किसी देश पर पहला हमला नहीं करेगा, पहला गोली नहीं चलाएगा। फिर भी कुछ देश क्या करते हैं कि प्रतिस्पर्धा के तौर पर, क्योंकि पश्चिमी सभ्यताओं को क्या चाहिए, पश्चिमी देशों को क्या चाहिए, उसके हथियार को बेचना है। तो इस क्षेत्र को डिस्प्यूट बना के रखेगा, तो पाकिस्तान को बेच रहा है, इंडिया को भी सामान बेच रहा है। पर भारत भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, सभी लोग जानते हैं हम पहला गोली नहीं चलाएंगे। तो वेट एंड वॉच करिए, अपना समृद्धि लाइए। तो जब गोली चलाएंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी याद रखिएगा। बहुत बार युद्ध हुआ है। अब देखिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी लगातार मैंने आप उस पर चर्चा किया। तो क्वेश्चन का आंसर बताना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी स्थापना कब हुई है, वर्तमान में इसके ब्लैक लिस्ट में कौन कौन शामिल है, ग्रे लिस्ट में कौन कौन शामिल है, कौन कौन से देश, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद याद रखिएगा, इस सूची ग्रे लिस्ट की सूची में लगातार लंबे समय से होने से क्या हुआ कि वहां पर निवेशक है ना भाग गए, पाकिस्तान से कन्नी काटने लगे। रीजन इसके पीछे सही भी है, क्यों नहीं, क्योंकि आप लगातार मान लीजिए डिस्प्यूट क्षेत्र है, आपके घर का ये डिस्प्यूट क्षेत्र है मान लीजिए, और आप यहाँ पर रहते हैं, तो कभी भी आप जाके क्या चाहिएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लगातार यहाँ बमबारी हो रहा है, कुछ चीजें डिस्प्यूट का क्षेत्र हो सकता है, किसी भी तरीके से हिंसक वारदाताएं हो रही, तो आप यहाँ पर कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, यहाँ पर नहीं रहना चाहिएगा। आप शांति की तलाश में किसी और क्षेत्र में जाकर रहना चाहिए, उससे दूर। वही होता है टास्क फोर्स, लगातार क्या कर रहा है, किसी देश पर ग्रे लिस्ट की सूची में डाले हुए, तो निवेशक क्या सोचते हैं, यार काहे का सर दर्द लेना, विश्व में 192 देश है, उसमें से कहीं भी हम जाके 93 देश सॉरी, तो कहीं भी हम 192 देश में जाके काम कर लेंगे। और सबसे उपयुक्त जगह भी विश्व में कौन है, भारत है। तो चलो भारत में हम चलते हैं, या और भी देश है, सिंगापुर है, और भी देश जाइए, इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको यह चीज समझना होगा, हर लेवल में भारत को फायदा होगा इस सब संदर्भ में। अब यहाँ याद रखना है, भारत की आर्थिक विकास में नागरिक का योगदान रहा है, तो ही जाके हम बेहतर तरीके से कोरोना महामारी में बेहतर काम किए हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना है, कैसे सपोर्ट किया भारत, थोड़ा सा आंकड़े को देख लेना है। चलिए आज की न्यूज में इतना ही। कल फिर हम लोग, कल संडे है, कल तो नहीं होगा, मंडे को हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे।
और आगे बढ़ेंगे। बाकी चीज़ें कहानियाँ पहले भी बात की जा चुकी है, टिक किया हुआ कोई टॉपिक को कवर कीजिएगा और जो वीडियो बनाया गया उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। 69 बीपीएससी के संदर्भ में वीडियो जो बना हुआ है उसे देख लेना है और चीज़ों को समझना है। क्यों? क्योंकि रणनीति ऐसे ही होती। यूपीएससी वाले भी आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। कौन सा पार्ट? जहां पर आपको डाटा नहीं दिया गया है बीपीएससी का, वहां पर कुछ समान बातें की गई हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग जाके देख सकते हैं, ताकि है ना आपका भी एक मोटो कवर हो सके। उन चीज़ों को ध्यान में रखें। पैटर्न वही होता है, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी, आपको ध्यान उसी संदर्भों में देना होता है, वही दिशा होता है। बस दिशा का स्तर बढ़ जाता है। आपको क्या करना है? एक ट्रक से चलना होगा, भारी भरकम सामान को लाद कर। और पीसीएस स्टूडेंट वाले क्या होंगे, छोटे से 4 व्हीलर कार से भी चल सकते हैं, जिसमें कम वजन होगा आपकी पीठ पर, आपका गाड़ी का भार कम होगा। बस अंतर यही है, पर चलना उसी रास्ते में है, तरीका रोड वही होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या करना है, आप लोग भी एक बार देख सकते हैं उस विजिट को करके 69 स्ट्रेटेजी वाले में। बस क्या करना है, आंकड़े जो बीपीएससी से रिलेटेड उसको फॉरवर्ड करके देख लेना, बस इतना ही करना है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।